ऑल राइट। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या देखे थे? वन डायमेंशनल इलास्टिक इलास्टिक कोलिजन, या उसी को हम कहते थे हेड ऑन कोलिजन। ठीक है, उसका हम स्पेशल केस वगैरह सब बता दिए थे। ठीक है ना, एक छोटा सा चीज है, जरा उसको भी डिस्कस कर देते हैं। ठीक है ना, हम लोग जो जिस टॉपिक पे थे ना, उसी में एक छोटा सा 5% का काम बाकी है, उसको भी कर देते हैं। ठीक है ना, तो पहले उसको कर देते हैं। ये था वन डायमेंशनल, क्या बाबू, क्यों? आज संडे है क्या? अभी हम लोग हैं मेन ऑन मिशन। हम लोग का मिशन है नीट क्रैक करना। मेरा मिशन है नीट क्रैक करवाना। ठीक है ना, सब बच्चों का, तुम्हारा भी। ठीक है, तो वन डायमेंशनल इलास्टिक कोलिजन या हेड ऑन कोलिजन हम कर चुके थे। ठीक है ना, जिसमें हम एक फार्मूला डिराइव किए थे। याद करना क्या था, याद करो। V1 बराबर हम पढ़ाए थे M1 माइनस M2 इंटू U1 प्लस 2M2U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यही था ना। और एक दूसरा फार्मूला डिराइव किए थे सेकेंड मास का वेलोसिटी, वो था, बोलो, नो, M2 माइनस M1 इंटू U2 टू M1U1। अच्छे से याद कर लेना। हाँ कर लेना, लेकिन अच्छे से याद। ठीक है ना, तो ये है वेलोसिटी। ठीक है, अब जैसे हो क्या रहा है ना, बात को समझना गौर से। पहले इसका स्पीड क्या था, U1। ठीक, अब दूसरा वाला जो पार्टिकल था उसका क्या था स्पीड, U2। टक्कर के बाद क्या हुआ, जिसका इसका V1 स्पीड हो रहा था ना टक्कर के बाद, इसका, और ये भी हम देखे थे कि इसका स्पीड बढ़ जाता है टक्कर के बाद, और इसका घट गया, ऑब्वियसली बात है ना। तो इसका काइनेटिक एनर्जी कम हो गया होगा ना, और इसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया होगा। तो बाय द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जितना ही लॉस करेगा उतना ही ये क्या करेगा। तो ये भी सवाल रहता है कि भाई फ्रैक्शन ऑफ गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी या फ्रैक्शन ऑफ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये बताना रहता है। ठीक है ना, और इसमें कई बार करता क्या है ना, सवाल को आसान बनाने के लिए मासेज सेम ले लेगा। मासेज क्या ले लेगा, सेम ले लेगा। ठीक है ना, और यूट्यूब को रेस्ट पे बिठा देगा। ठीक है ना, तो मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ये चीज पढ़ा देता हूँ। मान लेते हैं बाबू कि M1 बराबर क्या था जी, M2 बराबर M था, ये हम लेट कर लिए हैं। ठीक है ना, एंड ये भी दिया हुआ है बाबू कि जो U2 है 0। इससे क्या होगा, मेरा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। ठीक है ना, तो सवाल उठता है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1, ये ऐसे हम लोग हवा हवा में बना लेंगे। सोच के देखो, क्या था कि हम लोग पढ़े थे, ये M1 मास है, ये M2 मास है, ये रुका हुआ है और ये चल रहा है। ठीक, टक्कर के बाद हम बताए थे कि उल्टा हो जाएगा, ई रुक जाएगा और ये चलने लगेगा इसके स्पीड से। तो इसका तो एनर्जी एकदम 100% खत्म हो गया, देख लो, नहीं हो गया। और इसका सारा एनर्जी इसमें चला गया, तो इसमें पूरा का पूरा, तो जैसे इसमें कहा जाएगा लॉस का परसेंटेज कितना, तो बिल्कुल 100%। और इसमें भी गेन का परसेंटेज कितना, तो बिल्कुल। तो इसको बनाने का जरूरत नहीं था। ठीक है, ये तो समझ गए हम लोग। ठीक है ना, इसको लिखने का भी जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब सवाल को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, करें।
अब थोड़ा सा चेंज करते हैं सवाल को, मासेज को हम सेम नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसे में पूरा एनर्जी ट्रांसफर हो जा रहा है, ठीक है। हम खाली एक काम करते हैं, U2 को 0 कर देते हैं, ठीक है, U2 को 0 कर देते हैं। तो देखो मेरा सवाल अब अलग सा हो गया, देखो तो M1 M2 के बराबर नहीं है, U2 0 है, तो हमको क्या निकालना है, लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ M1, ठीक है ना। अब ये सवाल ठीक है, इसको बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग ये चेक करेंगे कि V1 कितना हो सकता है, क्योंकि हमको किसके बारे में बात करना है, M1 के बारे, M1 के बारे में बात करना है ना हमको। तो हम इसका फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं। देखो V1 बराबर इस फार्मूला से निकलेगा, U2 दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्या कर देते हैं 0, तो ये कितना आ जाएगा M1 माइनस M2 इंटू U1 बाई M1 प्लस M2। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सा समझना, काइनेटिक एनर्जी इसका तो लॉस हुआ होगा, क्योंकि अगला का बढ़ा है ना, तो इसका लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी बता रहा हूं। इसका इनिशियल स्पीड क्या रहा होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m u1 स्क्वायर, और फाइनल क्या हो गया होगा हाफ m v1 का स्क्वायर, और इसके मास को हम m1 कह रहे हैं, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहां से तुम देख सकते हो कि v1 बाई u1 का रेशियो हम लोग को दिख रहा है जी, बताना। डायरेक्ट रेशियो हम लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ये रेशियो हम एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, इसको साइड में लिख देते हैं। देखो तो बाबू, V1 बाई U1 बराबर कितना आ जा रहा है, M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2, ठीक है। जानती हो पूछता क्या है, पूछता है बेसिकली परसेंटेज लॉस पूछता है। क्या पूछता है, परसेंटेज लॉस। तो हम परसेंटेज लॉस या इसको बोलता है फ्रैक्शनल लॉस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, हाँ, फ्रैक्शनल लॉस का मतलब हम तुम्हें बताते हैं, लॉस ऑफ एनर्जी अब बाई होता है इनिशियल एनर्जी। क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी अब बाई इनिशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो इसका इनिशियल एनर्जी कितना था बताओ, ये हाफ m1 u1 स्क्वायर नहीं हो जाएगा। अब देखो ऊपर नीचे तुमको कुछ कटता हुआ सा दिखेगा, क्या कट रहा है, हाँ, हाफ m1 कट जाएगा, बाकी u1 को इसके नीचे भेजेंगे तो ये आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा, u1 बाई u1, और उसके बाद v1 बाई u1 आ रहा है क्या, v1 बाई u1 का होल स्क्वायर। अब देखो इधर हमारे पास v1 u1 का रेशियो है ना जी ऑलरेडी। अब इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं क्या, अब जैसे यहाँ पे पुट करेंगे, अब इसको जैसे सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास एक सिंपल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ये पूरा नोट कर लो, अब v1 बाई u1 का वहां पे वैल्यू भी पुट कर दो, ठीक है, और उसके बाद मुझे बताना कि क्या रिजल्ट आता है, राइट, ठीक है, करो। तो बच्चे यहां पर हम लोग को क्या करना था जी, यहां पर एक्चुअली वैल्यू पुट करना है ना। तो देखो वैल्यू पुट करेंगे, इधर मैं लिख रहा हूं, ठीक है, यहां से। तो डेल्टा k बाई के, इसका मतलब क्या है, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बाय इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इस चीज को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शनल लॉस, ठीक है। तो ये है जी 1 है ना, 1 माइनस v1 बाई u1 का होल स्क्वायर। यहां से दिख रहा है हमें v1 बाई u1 का रेशियो, m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 का
होल स्क्वायर, है ना। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लेंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, और फिर माइनस में हो जाएगा m1 माइनस m2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर दो, तो नीचे है m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा। देखो मैं यहीं से बता रहा हूं, तुम ध्यान से देखना, m1 का स्क्वायर m1 का स्क्वायर कट जाएगा, m2 का स्क्वायर m2 का स्क्वायर कट जाएगा, फिर यहां पर एक बचेगा 2m1 m2 बचेगा, इसमें आएगा माइनस ऑफ 2m1 m2, और उसके आगे एक और माइनस है, तो कितना आ गया 4। तो मैं अब डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, लिख दूँ, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे सॉल्व करके आ जाएगा 4m1 m2, ठीक है, यही आंसर है। तो अब मेरा सवाल यही है, तुम उसको बनाओ, ठीक ना। फ्रैक्शनल गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ m2, 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, बनाओ, ठीक है ना। तो एक्चुअली इसको बनाने का ज़रूरत था ही नहीं, है ना। अगर हम देखते काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बाय काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फॉर सेकेंड बॉडी, इसका काइनेटिक एनर्जी फाइनल हो कितना जाएगा, हाफ m2 v2 स्क्वायर, इनिशियल कितना था इसके पास 0, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, है ना। तो खैर ये ऐसे ही बन जाता बिना कुछ किए ही। चलो, तो इस तरीके से ये टॉपिक हो गया है ख़त्म, ठीक ना। अब हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे बताना था, मैं बोला था कि टक्कर के पहले का एनर्जी और टक्कर के बाद का एनर्जी क्या रहता है, सेम रहता है ना। हाँ, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन सेम था, बताए थे ना। और हम उस दिन बोले भी थे कि बीच में क्या होगा वो अभी मत पूछो, बीच में नहीं रहेगा सेम। तो आज मैं तुम्हें बीच का बताता हूँ, बताऊं। इसको समझने के लिए याद करो, ये एक बॉडी है, ठीक, और ये बॉडी जो है ना, ये कैसा बॉडी है, इलास्टिक। तो इस पे यदि कोई फोर्स लगेगा तो ये डिफॉर्म नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक। तो एक्चुअली होता क्या है, जब ये बॉल है और ये बॉल है, जब ये आपस में आके टकराता है ना, तो टकराता है तो ये इस पे फोर्स लगाता है, ये इस पे फोर्स लगाता है कि नहीं। तो इनमें डिफॉर्मेशन हो जाता है, माने जो तुमको ये स्फेरिकल दिख रहा था ये कुछ इस टाइप का दिख जाएगा, देखो तो डिफॉर्मेशन दिख रहा है। ये डिफॉर्मेशन कब तक होगा, ये डिफॉर्मेशन तब तक होगा जब तक दोनों का वेलोसिटी सेम ना हो जाए, ठीक है ना। तुम पढ़ी होगी कि कोई स्प्रिंग अगर है तो इसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन या मैक्सिमम कंप्रेशन कब तक होता है, जब तक कि इस एंड पे लगा हुआ ब्लॉक रुक ना जाए, सही ना। इसका मतलब ये है कि इसके केस में तुम ऐसे समझ लो, ऐसे समझो, मान लो दो बॉल है, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक है, इससे जाके टकरा गया, तो मैक्सिमम कंप्रेशन तब होगा जब दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। तो आज हम वही निकालने जा रहे हैं कि इलास्टिक कोलिजन में बीच में अगर टक्कर के बीच में एनर्जी पूछेगा तो क्या होगा, ठीक है ना। तो ये मान के चलना कि कोई भी बॉडी जो है ना, उसमें समझ लो कि स्प्रिंग वाला बिहेवियर रहता ही है ना, क्योंकि जब ये टकराएगा तो इसका क्या होगा, डिफॉर्मेशन, अब बाद में फिर क्या होगा, अपना शेप एंड साइज को रीगेन कर लेगा, ठीक है।
तो देखो वापस से इलास्टिक कोलिजन का शुरुआती वाला चीज को फिगर में दिखाना पड़ेगा मुझे, लेकिन आज हम शुरुआत का बात नहीं करेंगे। आज हम ना शुरुआत का बात करेंगे ना आखिर का। आज हम बात करेंगे किसका, कि बीच में क्या हुआ है, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोले ही थे। मैं बोला था कि इस चीज को बाद में डिस्कस करूंगा, तो आज मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो याद करो, मैं कहता था कि जो m1 मास का बॉडी है वो कितना स्पीड से चलता था, u1, और ये u2 से, और ये इससे ग्रेटर होता था, ठीक। टक्कर के बाद में बोला करता था इसका स्पीड क्या हो जाएगा v1, इसका v2, और टक्कर के बाद ये बढ़ जाता था। यही सिखाए थे ना। आज हम तुम्हें टक्कर के बीच का सीन बता रहे हैं कि क्या हो रहा है, ठीक है। तो जिस समय टक्कर हो रहा है उस समय क्या होगा कि ये दोनों टकराएगा, राइट। एक मिनट, तो देखो मैं तुम्हें समझाने के लिए एक कल्पना कर लूं, इमेजिनेशन। यहां पे कोई स्प्रिंग है नहीं रियलिटी में। एक्चुअली बॉडी के अंदर जितना भी बॉडी होता है ना, इलास्टिक बॉडी, सबके अंदर बिहेवियर होता है ना कि ये अपना शेप बिगाड़ लेगा और फिर वापस अपना शेप ठीक कर लेगा। तो स्प्रिंग वाला बिहेवियर होता है सबके अंदर, ठीक ना। तो मैं बस वो दिखाना चाह रहा हूं कि इस बॉडी के अंदर स्प्रिंग का बिहेवियर है, ठीक है। तो जब ये इसके कांटेक्ट में आया तो होगा क्या, बताओ हमको। इसका स्प्रिंग क्या हो गया होगा, कंप्रेस हो गया होगा, हुआ होगा, और फिर वापस से क्या होगा, अपना शेप को पकड़ेगा ना जी। तो बस ये समझना है तुम्हें, ठीक है ना। इसको जूम करते, इसको क्या करते हैं, जूम। जूम करके समझाएं तो ऐसे दिख रहा होगा, दो को बड़ी आके टकराया, टकराया ना। तो इस पर फोर्स लग रहा है राइट में, इस पर फोर्स लग रहा है क्या, लेफ्ट में। तो अगले मोमेंट क्या होगा ऐसे समझना। देखो इसका डिफॉर्मेशन हो जाएगा, देखो डिफॉर्मेशन दिख रहा है। स्फेरिकल था ना, स्फेरिकल है क्या, नहीं। अब होता क्या है कि इसका स्पीड कहाँ है, राइट हैंड साइड पे है। अब फोर्स इस पे कहाँ लग रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे। हाँ मैं कंप्रेशन ही समझा रहा हूं, ठीक है ना। हाँ हाँ, जब मैक्सिमम कंप्रेशन हो जाएगा तो वो आफ्टर कोलिजन का सीन बन जाएगा, ठीक है। तो अभी देखो मान लो मैक्सिमम कंप्रेशन हो गया है, तो उससे पहले क्या होगा, वन पे फोर्स इधर लग रहा है और ये इसका स्पीड है, तो इसके स्पीड को धीरे 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 क्या किया जाएगा, डिक्रीज किया जाएगा। और जो 2 नंबर का बॉडी है उस पर वेलोसिटी भी इधर ही है ना। अब फोर्स भी इधर ही लग रहा है, तो इसके स्पीड को क्या किया जाएगा, धीरे 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 इंक्रीज करवाया जाएगा। एक समय आएगा जब ये और ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। तो उस समय हाँ बराबर हो जाएगा, घटते घटते, ठीक है। जीरो करना है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या करना है, जीरो। एक समय पर दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। बीच में यही होता है एग्जैक्टली, मैक्सिमम कंप्रेशन जो होता है ना, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, उस समय दोनों का मिला के रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो उसी समय हम समझते हैं कि क्या हो रहा है, मैक्सिमम कंप्रेशन हो रहा है। स्प्रिंग में यही होता है, वर्क एनर्जी पावर बड़ी होगी ना, पूछा जाता है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होगा, तो जब ब्लॉक का वेलोसिटी क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, होता था ना। तो वही कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी यहाँ जीरो करना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, और उसके बाद फिर से क्या होगा, धीरे 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 ये बड़ा होना चालू होगा, तो उसके कारण ये और बढ़ते चल जाएगा और ये और घटते चल जाएगा, ठीक है। और अंत में इसका स्पीड क्या हो जाएगा, v2, और अंत में इसी का स्पीड क्या हो जाएगा, v1।
जो कि यहाँ दिखाया हुआ है, ठीक है। तो यही होता है। अब ये समझने का चीज़ है, इतना लिखने का चीज़ नहीं है। तो मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि इसका स्पीड क्यों बढ़ता है, इसका स्पीड क्यों घटता है। ये तो ऑलरेडी पता है कि ये चल इधर रहा है, इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे। ये चल इधर रहा है, इस पर फोर्स इधर लग रहा है। तो दूसरे वाले का वेलोसिटी क्या होगा, बढ़वे करेगा, और पहले वाले का वेलोसिटी क्या होगा, घटवे करेगा, है ना। अब खाली सवाल ये है, हम सवाल पे आ जाते हैं। फाइंड वेलोसिटी, फाइंड वेलोसिटी when maximum deformation occurs। सवाल समझ गए। वेलोसिटी हमको कब फाइंड करना है, जब मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होगा। तो आंसर ये है कि मैक्सिमम डिफॉर्मेशन के वक्त होगा क्या, दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी मिला के 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो एट दिस कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, है ना। तो एट दिस मोमेंट रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0। इसका मतलब है कि दोनों का वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम। मीन्स बोथ आर मूविंग विथ सेम वेलोसिटी, ठीक है। तो अब देखो हम लगा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक ना। तो शुरुआत में मोमेंटम कितना था, इतना था। बीच में दोनों एक साथ चलेगा ना, तो देखो दोनों का वेलोसिटी सेम नहीं ले सकते हैं। तो यहां से भी नहीं निकल जाएगा, निकल गया, भी बराबर निकल गया, क्या निकला, m1u1 अब बाई m1 प्लस m2। तुम चाहो तो इसको अंतिम वाले से भी कंपेयर कर दे सकती हो, m1v1 प्लस m2v2, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम तो हमेशा वैलिड होगा ना। हाँ, अगर ये दिया है, क्योंकि स्टार्ट वाला ही दिया रहता है ना, तो यहां से निकल जाएगा कॉमन वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें जैसे एनर्जी का भी डिस्कशन करना है, ठीक है। मैं कहता था ना कि काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो शुरुआत में और आखिर में सेम रहेगा, बीच में नहीं रहेगा। तो उसको हम डिस्कस करते हैं, इसको नोट करो पहले। एनर्जी का हम कंजर्वेशन लेंगे, टोटल एनर्जी का। शुरुआत में एनर्जी कितना होगा, हाफ, डिफॉर्मेशन एनर्जी निकालना है, हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर, ठीक है। अंत में क्या हो तो पता है। बीच में क्या हुआ है, बीच में ये हुआ है कि m1 भी और m2 भी दोनों एक साथ चलने लगा था, क्या, सेम वेलोसिटी से मैक्सिमम डिफॉर्मेशन पे, याद है ना। तो कुछ एनर्जी जो है इसका कहाँ स्टोर हो गया होगा, उस मोमेंट पे जब वो डिफॉर्म हो रहा होगा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में डिफॉर्म हो जाएगा, बोलो। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे U लिख दे रहा हूँ, U समझती हो ना, U का मतलब, हाँ, U का मतलब हो गया इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में कुछ एनर्जी स्टोर हो गया जिस समय इसका शेप बिगड़ गया होगा। जैसे स्प्रिंग का अगर हम शेप बिगाड़ देते हैं खींच के या कंप्रेस करके, तो उस मोमेंट ये एनर्जी स्टोर कर लेता है ना। इसका भी शेप जिस समय बिगड़ा है ये कुछ एनर्जी स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो अगर हमको LHS पता है तो ये नहीं निकल जाएगा मेरा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, बोलो, बिल्कुल निकल जाएगा। या
अगर हमको फाइनल एनर्जी भी पता है सपोज, तो भी निकल जाएगा। फाइनल में से क्या करो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो किसी LHS से भी आ जाएगा या RHS से भी आ जाएगा एनर्जी ऑफ डिफॉर्मेशन। अब इसी में एक सवाल उठता है कि क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है? नहीं है। शुरू में और अंत में सेम है, बीच में काइनेटिक एनर्जी पूरा का पूरा है क्या? नहीं है, कुछ पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया है, तो कहां कंजर्व्ड है? नहीं। हाँ, तो यही सिखाना था जो हम बोले थे कि पूरा खत्म करके बताएंगे, तो पूरा पढ़ा दिए। हर जगह हम यही कहते थे कि इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम है, लेकिन जिस मोमेंट पे कोलिजन होता है उसी समय काइनेटिक क्या, हाँ थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, पूछता है कि इलास्टिक कोलिजन में क्या हर वक्त काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहता है? जवाब है नहीं। टक्कर के पहले रहेगा, टक्कर के बाद रहेगा, लेकिन टक्कर के बीच में नहीं रहेगा, क्योंकि हाँ, लेकिन बीच में नहीं होता है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड, ये सवाल था, तो आंसर क्या है? नहीं, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी शुरुआत में और अंत में सेम रहेगा, बट बीच में ये नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो इस चीज को हम अच्छे से समझ गए हैं, नोट भी कर लेते हैं, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल सेम है ना, बट ड्यूरिंग कोलिजन काइनेटिक एनर्जी जो है इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल या काइनेटिक एनर्जी फाइनल के बराबर नहीं होता है। क्यों? बिकॉज सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। बिकॉज सम पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज stored in डिफॉर्मेशनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। चलो अब इसको तुम छाप लो। तो ये टॉपिक हमारा हो गया फिनिश, है ना। अब हम लोग करेंगे वन डायमेंशनल परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। हाँ, तो इसका पहचान ये है वन डायमेंशनल परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या होगा, 0। तो इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करें तो याद करो कि हमने क्या पढ़ा था, ये V2 माइनस V1 अपॉन क्या था, U1 माइनस U2। यहाँ से ये पता चल रहा है कि V2 माइनस V1 बराबर कितना आ गया, 0, यानी V2 बराबर V1 क्या हो गया, V2 बराबर एक्चुअली V1 हो गया ना। इसका ये मतलब है कि कोलिजन के बाद दोनों बॉडी चिपक जाता है। इसका क्या मतलब है कि आफ्टर कोलिजन दोनों बॉडी क्या हो जाएगा, स्टिक कर जाएगा। स्टिक समझते हो ना, चिपक जाएगा, मतलब नो सेपरेशन, वो अलग हो ही नहीं पाएगा, ठीक है ना। कोई सेपरेशन नहीं हो पाएगा, दोनों का दोनों बॉडी चिपक जाएगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में हम पढ़ाए थे पिछले क्लास में कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो है जो अपने शेप को 1% भी रिगेन नहीं करता, इसलिए ऐसे टकराया, डिफॉर्म हुआ और डिफॉर्म रह गया। इसका मतलब होता है कि बॉडी डिफॉर्म्ड परमानेंटली, यही हो रहा है ना। बॉडी में जो डिफॉर्मेशन है वो परमानेंट आ गया, रिगेन नहीं हुआ, ठीक है ना। बॉडी डिफॉर्म्ड
परमानेंटली, है ना। तो हम शुरू में टाइप में समझा दिए थे कि ये होता है। तो ये खाली पहला पॉइंट हम बताए हैं, अभी दूसरा तीसरा नहीं बताए हैं भाई, ठीक है ना। तो E0 होता है इसमें, E0 का मतलब वेलोसिटी टक्कर के बाद सेम रहेगा, इसका मतलब बॉडी चिपक जाएगा, कोई सेपरेशन नहीं होगा। इसका कारण यह है कि बॉडी में डिफॉर्मेशन आ गया है परमानेंट, वो अपने शेप को गेन नहीं करेगा, ठीक। सेकेंड पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लिनियर मोमेंटम वैलिड रहता है, ठीक है ना, ये हमेशा वैलिड रहता है, ठीक है। और तीसरी बात, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगा, नहीं रहेगा, वैसे तो था भी नहीं, लेकिन इसमें काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल इसमें नहीं बराबर होता है, ठीक है ना। इवन बाद का एनर्जी जो है ना वो कम हो जाता है, शुरू का एनर्जी ज़्यादा रहता है। तो ये जो लॉस ऑफ एनर्जी है ना वो कहाँ स्टोर हो गया है, तो वही डिफॉर्मेशनल एनर्जी में, ठीक है, या हीट में भी बर्बाद हो जाता है, ठीक है, बताया था ना। तो लॉस ऑफ एनर्जी वो हो जाएगा लॉस्ट इन हीट एंड साउंड। एक्चुअली इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर नहीं होगा, ये बात था, ठीक है ना। जिसमें स्टोर होता है वही ना रिलीज होता है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर नहीं होता है, तो खत्म हो जाता है एनर्जी, लॉस्ट एकदम परमानेंटली, ठीक है। तो ये है जी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का पहचानने के लिए पहले ये बात हो गया, ठीक है ना। इसको छापो, हाँ पहचानने के लिए बात है, पहचानेंगे कैसे उसके बाद में इसका सवाल बनाएंगे हम लोग, ठीक है। हाँ एक बार जो सटा तो सटे में हो गया सटाइन, ठीक ना। टक्कर के बाद का वेलोसिटी निकालेंगे, है ना, जो कि दोनों के लिए क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है ना, क्योंकि सेपरेशन हो ही नहीं पाएगा। अभी हम पूरा डिटेल में सब लिखवा दिए थे, है ना। इसमें सेपरेशन नाम का घटना होवे नहीं करता है, ठीक है। तो ये है, हाँ इन इलास्टिक में, हाँ उसमें कुछ एनर्जी लॉस होगा तो सेपरेशन उसमें हो जाता है। उसमें बताए थे जब हम पहली बार पढ़ा रहे थे तब कि कुछ पार्ट एनर्जी में स्टोर हो जाता है इलास्टिक में, और कुछ पार्ट हीट में बर्बाद हो जाता है, याद है। तो अपना शेप को कुछ हद तक, हाँ तो मैं बताया था कुछ हद तक शेप गेन करेगा, लेकिन पूरा का पूरा गेनिंग नहीं हो पाएगा। अभी मैं इसके बाद उसको डिस्कस करूंगा, पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे क्या होगा कि जो डिफॉर्मेशन आता है ना वो परमानेंट आ ही जाता है, ठीक है ना। तो अब ये दोनों जो चल रहा है तो संगे संगे चलेगा, ठीक ना। तो दोनों का ही वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा, सेम रहेगा, तब तो कोई टेंशन वाला बातें नहीं है, तुरंत निकल गया आंसर। बाय द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू क्या हो गया v हो गया। तो यहाँ से v आ न गया हमारे पास, यह आ गया m1u1 प्लस m2u2 बाई m1 प्लस m2। इसमें यही फार्मूला है और कुछ नहीं है, ठीक है, वेलोसिटी का। अब काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, अभी हम सिखाए थे, तो ये इसमें सवाल आता है कि कितना लॉस होगा। तो अभी हम लिख दे रहे हैं, उसको अभी हम डिराइव भी करके दिखाएंगे, ठीक है ना। देखो काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होगा वो कितना होगा, ये होगा हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर होगा। और काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल है वो क्या होगा, हाफ m1 प्लस m2 इंटू,
नहीं नहीं, म्यूट हो गया था क्या? चलो ठीक है, देखते हैं। तो ये देख लो ना, इनिशियल एनर्जी ये हो जाएगा ना, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। फाइनल एनर्जी हाफ m1 v स्क्वायर प्लस हाफ m2। ठीक है, क्योंकि दोनों का भी सेम है भाई। ठीक, अब ये वाला भी हम यहाँ से यहाँ पुट कर दे क्या? कर दे रहा हूँ, तो देखना हो जाएगा हाफ इंटू m1। हाँ, एकदम चिपक के साथ में चलेगा, ठीक है ना, अलग। हाँ ठीक है बाबू, देखो तब ये v का स्क्वायर कर दे हम, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2m1 m2 u1 u2 इतना हो जाएगा। और नीचे m1 प्लस m2 को ना 2 बार लिख दे रहा हूं, क्योंकि स्क्वायर ही तो है ना। अब एक m1 प्लस m2 को तो कट भी कर सकते हैं, ध्यान से देखो तब हो जाएगा कट, ये कट जाएगा एक। ठीक है, और अब हमको लॉस निकालना है ना, तो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस था, तो लॉस को ऐसे निकालना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ठीक, अभी हम डायरेक्ट फार्मूला लिख रहे हैं, अभी थोड़ी देर बाद हम उसको डिराइव भी कर देंगे। कितना आता है? ये आता है हाफ इंटू m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2 और इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हाँ इतना आता है, इसको रटना भी पड़ेगा। ठीक है ना, नोट करो, मैं इसका प्रूफ बताने वाला हूं थोड़ी देर में। तो देखो, जो रिजल्ट हम डायरेक्ट लिखे हैं उसको कैसे डिराइव किया जाएगा। तो इनिशियल एनर्जी तुम्हारे सामने है, राइट, हेलो, और फाइनल एनर्जी भी तुम्हारे सामने है। तो हम इन दोनों को अब जा रहे हैं घटाने, ठीक है ना, और उसी से मेरा काम हो जाएगा, राइट। तो हम दोबारा तो लिखेंगे नहीं, यहाँ से हम यहाँ उठा के ऐसे रख देते हैं। ठीक है, दिस और माइनस ये दिस, ठीक है ना। अगर नहीं फिट होगा तो कंप्रेस भी हम कर दे सकते हैं। नहीं हो रहा है, कर दे कंप्रेस, कर देते हैं थोड़ा सा कंप्रेस, ठीक है ना। अच्छा, मैं ये वाला टर्म इरेज कर देता हूँ ना, क्योंकि यही स्टेप ले रहा हूँ ना मैं, ये वाला टर्म इरेज कर देता हूँ, लिखा हुआ है ना, कर दो इरेज, हो गया, मेरा काम हो जाएगा इतना में। तो ये देखो जी, ये है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, नहीं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में से हमको फाइनल काइनेटिक एनर्जी को सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, इस चीज को मुझे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। अब जो है ना, ढेर सारा अलजेब्रिक कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा, और उसके बाद जो है हम लोग अपने रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इतना में हो जाना चाहिए। डिराइव करना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो मैथमेटिक्स से डर है ना, वो नहीं रहेगा, इसीलिए एक एक डेरिवेशन में कराता चल रहा हूं। ठीक है, अभी देखना जरा, हाफ कॉमन है क्या सबसे? अब ये m1 प्लस m2 एलसीएम में आ जाएगा जी, तो m1 इंटू u1 का जो स्क्वायर है, इससे आकर के मल्टीप्लाई होगा m1 प्लस m2, और फिर इससे भी होगा, ये जो m2 u2 का स्क्वायर है, इससे भी आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा m1 प्लस m2, और फिर ये सारा टर्म माइनस होने वाला है, ऊपर जो दिख रहा है इधर, है ना, तो माइनस m1 का स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 का स्क्वायर u2 का स्क्वायर माइनस 2 m1
m2 u1 u2, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहां तक सब ओके ओके, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं जी हम लोग, हाफ इंटू, देखो अब यहां से दो टर्म आएगा, इसे मल्टीप्लाई करके तो ये आ जाएगा m1 स्क्वायर u1 का स्क्वायर प्लस आएगा m2 इंटू m1 इंटू u1 स्क्वायर, ये वाला सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहां आते हैं, ये m2 इंटू m1 इंटू आ रहा है u2 का स्क्वायर, अब फिर m2 इंटू m2 यानी कि m2 का स्क्वायर और u2 का स्क्वायर, ठीक। अब बाकी ये टर्म एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे, माइनस m1 स्क्वायर u1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर u2 स्क्वायर और माइनस 2 m1 m2 u1 u2। अब हम लोग आंसर के काफी क्लोज आ चुके हैं, तुम ध्यान से देखो और मुझे देख के बताओ कि कौन कौन सा टर्म है जो यहाँ पर कैंसिल होने वाला है, बताओ। एग्जैक्टली अब नहीं कुछ कटेगा, जिसको काटना था हम काट दिए, अब जो बच रहा है ना उन सब में से m1 m2 कॉमन है, देखो ध्यान से, है ना। तो अब ये हो गया हाफ इंटू m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2, और अब जो बच गया उसको देखो, u1 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर माइनस 2 u1 u2, ठीक है। तो फाइनल आंसर आ चुका है, इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर पे, तो हाफ इंटू m1 इंटू m2 बाई m1 प्लस m2 और इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। देखो हम यही लिख के दिए थे, हेंस प्रूव्ड हो चुका है, देख लो, है ना। तो ये दूसरा वाला कोलिजन भी हम खत्म कर दिए, इसमें इतना ही पढ़ना था, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना था इसमें। तो देखो इस चीज़ को हम करके देख लेते हैं, स्पेशल केस मासेज को सेम रख के देख लेते हैं, ठीक ना। तो वन डायमेंशनल परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन का ये दोनों रिजल्ट है, ठीक है ना। इसी में हम लोग क्या करते हैं, कुछ कुछ घुमा फिरा के रिजल्ट बना लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है कि अगर मासेज सेम रहता, m1 बराबर m2 बराबर m रहता, तो भाई v क्या आता बताओ, यहाँ mu1 और फिर mu2, तो u1 u2 सेम बाहर आ जाए, नहीं तो कट न जाता, तो कितना आ जाता है जी। तो इसमें क्या ही भारी बात हो गया, छोटा सा बात है ना। एक चीज और कर लेते हैं जी, मान लो m1 बराबर m2 बराबर m तो रहता ही रहता, और मान लो दूसरा वाले को रोक के रखे रहते, क्योंकि इस तरीके का सवाल में रहता है दिया होगा, ठीक है ना। जब तुम सवाल करोगे तो बोलोगे हाँ तुमको अइबे करता है, तुम्हें नया जैसे u1/2 हो गया। अब वही चीज यहाँ मान लो कि मासेज m1 और m2 क्या है जी, सेम है, ठीक है। तो लॉस ऑफ एनर्जी कितना आएगा जी, हाँ इसे हम लिख सकते हैं m इंटू एम, अब बाई क्या लिखेंगे m प्लस m2m और इंटू u1 माइनस u2 का, हाँ बिल्कुल कर लेती है। सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। तुम कोई न पहले स्टूडेंट हो ना आखिरी जिसे नीट और बोर्ड एक साथ देना है, क्या तुम्हारे पहले भी बहुत लोग थे, तुम्हारे बाद भी बहुत लोग होंगे, और तुम भी उसी में से हो, ठीक है।
सब हो जाएगा। जरा देखो तो अब हम क्या किए हैं, m1 बराबर m2 बराबर m u2 बराबर 0 यहाँ पे पुट कर देते हैं ना, तो चेंज काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, m/4 इंटू u1 का स्क्वायर, ये ना, ठीक है। तो इतना एनर्जी का लॉस होगा। बस इस तरीके से परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हो गया जी, खत्म। ठीक है, नोट कर लिया जाए। तो वन डायमेंशनल इनइलास्टिक कोलिजन हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इसका पहचान देखेंगे, याद है इसका ई क्या है। हाँ, तो इसका जो ई है ना 0 होगा और ना 1 होगा, ये रहेगा कहाँ, 0 से 1 के बीच में। ये टॉपिक जेईई में ज्यादा पढ़ना रहता है, नीट बोर्ड में बहुत रेयरली है, ठीक है ना। हाँ, तो एक चीज तो ये हम पहचान लिए, इसमें सेपरेशन होगा, ठीक है ना, लेकिन इसमें कुछ डिफॉर्मेशन रह जाता है, वो हम शुरू में ही समझा दिए थे कि इनइलास्टिक कोलिजन, इनइलास्टिक बॉडी ऐसा होता है जो अपने, हाँ, जैसे इलास्टिक वाला क्या करता है, अपना शेप एंड साइज को 100% रिस्टोर करता है। जो इनइलास्टिक होता है वो 100% तो नहीं, 100 से कम हो सकता है, 50% हो सकता है, 90% कुछ रिस्टोर कर लेता है। एक होता है क्या, परफेक्टली इनइलास्टिक, वो 0% भी रिस्टोर नहीं करता है, ठीक है ना। तो ये कुछ रिस्टोर कर लेगा, तो सेपरेशन इसमें होगा, ठीक है ना। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, वो तो भाई हर जगह वैलिड है, ठीक है ना। और ये है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है, तो इसमें भी काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो दोनों बराबर नहीं रहेगा। इसमें भी काइनेटिक एनर्जी का लॉस होबे करता है। हाँ, तो इसमें जो काइनेटिक एनर्जी का जो लॉस होता है ना, वो उतना ज्यादा नहीं होता जो परफेक्टली वाले में होता है। परफेक्टली वाले में लॉस सबसे ज्यादा होता है, इसमें उससे थोड़ा कम होगा। तो उसका एक फार्मूला है जो हम लिख के दे रहे हैं, ठीक है ना। इस फार्मूला को जेईई में ही पढ़ना रहता है, ठीक है ना, डेरिवेशन खास करके। तो इसका तो डेरिवेशन ना भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजल्ट याद रखना बहुत जरूरी है। इसका प्रूफ हम देते हैं, ई का वैल्यू 0 करो, अभी ना पढ़ाए थे रिजल्ट, एक सेकेंड ये भी लिखना पड़ेगा। हाँ, अब देखो, कुछ देर पहले यही पढ़े थे हम लोग, परफेक्टली इनइलास्टिक में ई कितना होता है, 0, तो हो गया, और क्या है ना भाई रिजल्ट परफेक्टली इनइलास्टिक वाला। ई का वैल्यू 1 करके देखो, नहीं, ये खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसका मतलब लॉस नहीं होगा। तो वो था इलास्टिक कोलिजन जिसमें लॉस नहीं होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ई का कुछ वैल्यू लिख दोगे ना, सबका आंसर ही दे देगा लॉस का, समझ गए। तो पहले इसका पहचान लिखते हैं, फिर इसका भी हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे आफ्टर द टक्कर, समझ रही हो, ठीक है, इसको नोट करो। आइए देखते हैं। तो बच्चे, इस टाइप का चीज हम लोग अब ये तीसरी बार करने जा रहे हैं ना, अब यही फाइनल है, इसके बाद ही नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो 2 बॉल्स होता था, राइट, एक का मास होता था m1, एक का मास m2, इसका स्पीड होता था u1, इसका स्पीड u2, और u1 क्या होता था, ग्रेटर देन u2। आगे चल के कहीं पर ये लोग कोलाइड करता था, और कोलाइड के बाद क्या होता था, सेपरेट कर जाता था, है ना। अब वही परफेक्टली इनइलास्टिक में भी सिखा दिए कि उसमें सेपरेशन
नहीं होता है। ठीक है, तो अब जो इसका स्पीड है v1 और इसका v2 हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि इसका स्पीड ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसका मोशन भी राइट में है, फोर्स भी इस पे राइट में लगता है, जबकि इसका मोशन राइट में है, फोर्स इस पे किधर लगता है, लेफ्ट में। ठीक है, अब हम इक्वेशंस लिखने वाले हैं, ठीक ना। तो ये बताओ मुझे, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग m1u1 प्लस m2u2 बराबर क्या हो रहा है, m1v1 प्लस m2v2 हो जाएगा ना। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग E बराबर कितना आ जाएगा, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 हो जाएगा। और ये E ना तो 0 है ना 1 है, ठीक ना। तो v2 माइनस v1 को यहाँ से ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, E इंटू u1 माइनस E इंटू u2 हो जाएगा। और इस v1 को राइट हैंड साइड पे भेज दो तो ये जाके प्लस हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम v2 का वैल्यू ले आए हैं। क्लियर, हम मान लेंगे कि ये इक्वेशन नंबर क्या है, 1। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अब हम अप्लाई करने वाले हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अकॉर्डिंग जान ही रही हो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, यही ना। अब ये v2 जो आया है इसको यहाँ पे चिपका देना है, समझी क्या। तो मैं ये कर रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ v2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ से लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स लगने वाला है। m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2 इंटू, ध्यान से देखो तो v2 की जगह पे ये 3 टर्म आ जाएगा। तो मैं एक एक करके सब लिख दे रहा हूँ। m2 इंटू आ जाएगा v1 प्लस m2 इंटू e इंटू u1 माइनस m2 इंटू e इंटू u2 हो जाएगा। देखो बाबू, हमारा टारगेट ये है कि v1 को निकाला जाए। इसके लिए ये सब जो कचरवा है ना, इसको कहाँ भेज दो, लेफ्ट हैंड साइड पे, है ना। तो अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, देखो हम ऐसा करते हैं, इसको पहले इधर किए, ठीक है, और इन दोनों को इधर कर देंगे ऐसे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि साइन चेंज करना पड़ेगा ना हमें। हो गया पक्का सब, ठीक है। अब देखो इधर m1 प्लस m2 जो है, इधर तो अपना कॉमन आ गया v1। अब इधर देखो u1 कहाँ कहाँ पे है, यहाँ है और यहाँ है, दिख रहा है। तो यहाँ से हम u1 ले लेंगे कॉमन, तो ये आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू ई भी है, इंटू क्या आ जाएगा जी, u1, ठीक है। और इसको देखो और इसको देखो, इन दोनों में से m2 u2 कॉमन है जी, है क्या। तो 1 प्लस ई इंटू कितना आ जाएगा, m2 u2। अब आ गया आंसर। अब एक स्टेप में खाली इसको नीचे भेजो तो देखो हमारे पास आ गया ना v1 का वैल्यू, v1 का वैल्यू आ गया। जितना लंबा हम सोचे थे उतना लंबा है नहीं, तो बहुत शॉर्ट में आ गया। हाँ, बहुत शॉर्टकट में आ गया, देखो ना, नहीं ये आ गया m1 माइनस m2 इंटू ई और इंटू u1, अब प्लस 1 प्लस ई इंटू m2 u2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक है।
हाँ, अगर हम यहाँ पर ई का वैल्यू 1 कर दें और यहाँ पर भी ई का वैल्यू 1 कर दें तो क्या कोई जाना पहचाना रिजल्ट आएगा जो हमने पहले किया था? सोच के देखो। वही जब हम इलास्टिक कोलिजन करते हैं तो ई का वैल्यू कितना होता है? 1, और उसी का रिजल्ट है m1 माइनस m2 इंटू u1 और 2m2 u2 बाई, यानी कि ये रिजल्ट से हम इलास्टिक कोलिजन वाला रिजल्ट पे पहुंच जा सकते हैं, है कि नहीं? डबल फायदा है कि नहीं? और अब अगर इस v1 को हम पुट 1 में कर दें, 1 इक्वेशन था ना तुम्हारे पास, याद करो, तो उससे v2 का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, हाँ, वो कैसे आएगा मैं लिख रहा हूँ। वो आएगा m2 माइनस m1 इंटू ई इंटू यहाँ पे आ जाएगा u2 प्लस 1 प्लस ई इंटू m1 u1 बाई m1 प्लस m2। देख लो, लेकिन हम इसको अभी चेक करेंगे, अभी तो हम लिख दिए हैं ना, खाली याद कराने के लिए कि इसमें भी ई का वैल्यू अगर 1 लें तो कुछ जाना पहचाना रिजल्ट आ जाएगा। आ जाएगा ना, बट इसको अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा डिराइव कर लेते हैं। ये तो हम अपने मेमोरी से लिख दिए हैं, ठीक है ना? पहले यहाँ तक नोट कर लियो ना। तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 को लिखते हैं और उससे हम v2 डिराइव करेंगे। हाँ, इक्वेशन 1 अभी हम कुछ देर पहले बता रहे होंगे, बताना कि v2 का वैल्यू क्या बताए थे। आई थिंक हम बताए थे v1 इंटू v1 प्लस एक्चुअली होगा e इंटू u1 माइनस e इंटू, अब यहाँ से v1 का वैल्यू यहाँ पे रखना है और सॉल्व करना है, तो फिर v2 का वैल्यू आएगा। समझी क्या? 1 मिनट का टाइम करेंगे, करके देखो, ठीक है? क्योंकि मुझे v1 का वैल्यू यहाँ रखना है, राइट? तो हम तो इसको यहाँ से उड़ाएंगे, इन्हें कर देंगे और इसको उठा के यहाँ रख देंगे, ठीक है? ये तुम नहीं कर सकती थी जो हम किए अभी। गजब। देखो, अब हमको खाली क्या करना है, थोड़ा सा गुना भागा, है ना? और इसके बाद हम अपने रिजल्ट पे पहुंच आ जाएंगे, ठीक है? तो करते हैं ना। देखो बाबू, v2 इज इक्वल टू, ये जो है ना, सबको अभी हम ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन कर दे रहे हैं क्योंकि कुछ कट वट जाएगा, अपना आसान से रिजल्ट आ जाएगा। ये हो जाएगा m1 u1 राइट माइनस m2 इंटू u1 इंटू ई, ये हो गया दो वो इससे आ जाएगा m2 u2 प्लस ई इंटू m2 u2, ठीक है? अब यहाँ से नीचे से 4 गो रिजल्ट आएगा क्या? एक बार m1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, बारी बारी होगा, तो m1 इंटू u1 इंटू ई एक हो गया, फिर m1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा m1 इंटू u2 इंटू ई, फिर m2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा m2 इंटू u1 इंटू ई, और आखिरी लास्ट m2 इंटू u2 इंटू ई हो गया। एंड डिवाइडेड बाई क्या हो रहा है जी, m1 प्लस m2। अब देखो तो कहाँ कहाँ क्या क्या कटने वाला है, देखो जरा। m2 u2 e m2 u2 e ये वाला, और कुछ कट रहा है? ई ये वाला जहाँ मेरा फिंगर है, और ये कट जाएगा, m2 u1 e कट गया। अब कुछ नहीं कटेगा, अब जो है काम का रिजल्ट आ जाएगा सामने, ठीक है ना? ध्यान देना, ये m1 u1 है, ये भी m1 u1 है क्या?
और ये M2U2 है, ये M1U2E है। तो इस पे और इस पे ध्यान दो, पहले इस पे और इस पे, इन दोनों से क्या कॉमन है? U2 कॉमन है। U2 कॉमन ले लेते हैं। तो U2 को जब कॉमन लेंगे, हाँ इससे U2, यहाँ देखो, यहाँ और यहाँ, ठीक है ना। तो यह देगा M2 माइनस M1 इंटू ई इंटू U2, ठीक है। और अब यहाँ ध्यान देना, M1U1 और यहाँ ध्यान देना M1U1, दिख रहा है दोनों से कॉमन है, तो आ जाएगा 1 प्लस ई इंटू M1U1। और हमारे पास रिजल्ट आ गया, जो अभी हम अपने मेमोरी से लिख के दिए थे ना, अब देखो हम डिराइव करके बता दिए, वही आया ना जो भी हम बताए थे। हाँ, धीरे धीरे हम अपने सारे विद्यार्थियों को तेज बना देंगे, ठीक है ना। और ये सोचो कि अगर हम ई का वैल्यू 1 डाल देते तो क्या हमारा जाना पहचाना कोई रिजल्ट आता? वही आ जाता है M2 माइनस M1 इंटू 2 M1U1, जो V2 का रिजल्ट होता था ना इलास्टिक कॉलिजन में, वही रिजल्ट वहाँ आ जाता, इसमें आता ना, डबल फायदा। कॉलिजन भी खत्म किया। हाँ, 1 डायमेंशनल इनइलास्टिक कॉलिजन भी खत्म हो गया। V1 V2 हम डिराइव कर दिए हैं, और इसमें बस यही एक स्पेशल केस है कि अगर M1 इज इक्वल टू क्या कर दें M2 और U2 को क्या कर दें 0, तो V1 V2 के फार्मूला में पुट करके हमने देख लिया कि V1 कितना आ जाएगा 1 माइनस ई इंटू U1/2, और V2 आ जाएगा 1 प्लस ई इंटू U1/2। बस, तो 3 टाइप का जो कोलिजन था 1 डायमेंशन में, ठीक है ना, वो हम ख़त्म कर दिए, ठीक है। तो इसको नोट करो, थोड़ा सा और कुछ बताएंगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। कर लिया सर नोट। कर ली, ठीक है। तो अब तक जो भी था 1 डायमेंशनल कोलिजन 2 बॉल के बीच में हो रहा था, है ना। यस। अब हम क्या करेंगे, एक बॉल रहेगा और एक क्या रहेगा, दीवार या फ्लोर रहेगा ऐसे, ठीक है ना। तो अभी हम बताने जा रहे हैं तुम्हें 1 डायमेंशनल कोलिजन, 1 डायमेंशनल collision of a ball with, ध्यान देना क्या लिख रहा हूं, दीवार। हाँ, पहले 2 को बॉल से टकराना हो रहा था ना बार 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 बार, अभी क्या कर रहे हैं, एक गेंद को एक दीवार से टकरा रहे हैं, तो क्या होगा ये समझना है, ठीक है। तो देखो बाबू, तो पहला केस मान लो कि ई बराबर कितना है 1, है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, बताओ। इसको कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। हाँ, इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक, या खाली इलास्टिक भी बोलते हैं, इलास्टिक भी कह सकते हैं। हाँ, कोलिजन। तो इसमें क्या था कि काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, सेम, और आफ्टर कोलिजन सेम रहता है ना, यही बताए थे ना। यस सर। तो देखो, जैसे कि एक दीवार है, ठीक है, तो दीवार का जो मास है, को आगे समझाते हैं। तो इसमें क्या हुआ है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है ना। तो जिस स्पीड से आया उसी स्पीड से लौट जाएगा, ठीक है।
अब दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दीवार का मास बॉल के मास से बहुत ज्यादा है, तो जैसे था वैसी रहेगा, हिलवे नहीं करेगी। हम कल भी बताए थे ना, मतलब लास्ट क्लास में बताए थे कि जिसका मास बहुत हेवी रहता है उसको मोमेंटम में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बताओ क्या यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड हो पा रहा है? यस सर, हो पा नहीं हो पा रहा है। सॉरी, नहीं हो पा रहा है। ये क्यों नहीं हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेशन, बताए थे। हाँ, बताए थे ये चीज। बिकॉज ऑफ अप्रोक्सी, हम लोग ऐसा नहीं, हमें ऐसा लगता है बट रियलिटी में है वैलिड। अगर हम अप्रोक्सीमेशन हटा के रियल कैलकुलेशन करेंगे ना तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम वैलिड होता हुआ हमें दिखेगा। नहीं दिख रहा है, इसके पीछे कारण है अप्रोक्सीमेशन। ये जो मास ले लिए ना बहुत ज्यादा, तब बोल रहे कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यस सर। रियलिटी में इसको भी थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो शुरू में वेलोसिटी इसका 0 मीटर पर सेकंड है, बाद में ऐसा हो गया 0.000000001 मीटर पर सेकंड। तो इस चीज को हम क्या कर रहे हैं बताओ? नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, ऐसे नेग्लेक्ट कर। हाँ, तो अगर हम रियल कैलकुलेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ आएगा इसके मोमेंटम में चेंज। ठीक है, तो इसका दूसरा टाइप पे चलते हैं। दूसरा टाइप क्या है कि ई अगर हम क्या कर दें, एकदम से 0 कर दें, समझ रही हो? ई क्या कर देंगे हम? परफेक्टली इलास्टिक है। तो ये हो जाएगा परफेक्टली इलास्टिक की जगह पे इन इलास्टिक हो जाएगा, है ना? यस सर। तो परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में बताए थे चिपक जाता है। हाँ सर, साथ में चलने लगता है आफ्टर कोलिजन। साथ में चलने लगता है। तो इसमें पता है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तो कुछ रहेगा बट इसका काइनेटिक एनर्जी फाइनलवा जो है वो कितना आ जाएगा? लड्डू। हाँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल जो है वो क्या आ जाएगा? 0। क्या हुआ कि बॉल आया, इससे टकराया और टकरा के क्या हो जाएगा ना, बॉलवा चिपक जाएगा। यही होता था ना, बॉल क्या कर जाएगा? स्टिक कर जाएगा टू वॉल। तो इसका मतलब क्या होगा? नो सेपरेशन। क्या होगा? नो सेपरेशन। तो नो सेपरेशन हुआ तो जाके इसमें बस चिपक गया, तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना आ जाएगा? 0। ठीक है ना? इसमें भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम काम नहीं करेगा बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेशन। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, इसको भी नोट कर लो। अब देखो तीसरा टाइप और तीसरा और आखिरी टाइप है ना। तो इसमें क्या हो रहा है कि ई का वैल्यू कितना होगा? ना तो 0 और ना ही 1। तो इसको हम क्या बोलेंगे? खाली इलास्टिक कॉलिजन, है ना? ये हो जाएगा इन इलास्टिक कॉलिजन। तो इसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो बाद में एनर्जी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, और इसमें चिपकने पकने वाला काम नहीं होता है। ठीक है, इसमें चिपकता वुकता नहीं है। अब इसमें क्या होगा कि टकरा के लौट के आएगा लेकिन इसका स्पीड क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है ना? यस सर। तो टकरा के लौटा तो सही लेकिन इसका स्पीड शुरुआत से क्या रहेगा? कम रहेगा। और यहाँ भी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम काम नहीं करेगा बिकॉज ऑफ अप्रोक्सीमेशन, क्योंकि इसका मास हम क्या ले लिए हैं? बहुत हेवी, और इसका मोमेंटम चेंज ही नहीं करवा रहे हैं। ठीक, अब इसमें देखो काम आएगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। पढ़ाए थे
v2 माइनस v1 बाई u1 माइनस u2, याद है? यस सर। तो ये जो हाथिया टाइप का है बताया था, नहीं तो चलवे नहीं करता है। नहीं सर। तो इसका v2 और u2 दोनों क्या रहता है? 0 0। तो v2 तो 0 हो गया। v1 का डायरेक्शन देखो तो नेगेटिव है। हाँ सर। तो यहाँ पे तुम लिख देना क्या है, माइनस v1, u1 तो u1 है, u2 कितना है? 0। 0। तो e बराबर कितना आ गया? v1 बाई u1। जैसे टक्कर के बाद पूछे कि कितना स्पीड है, तो देखो v1 बराबर कितना आ जाएगा? e टाइम्स ऑफ u1।